नमस्कार, वंदे मातरम। अहुम्स पर जो श्रृंखला चल रही थी पिछले काफ़ी एपिसोड्स हो गए, ये लास्ट एपिसोड है। तो इसमें हम जो अहुम और मुग़लों के बीच में जो मेन 2 युद्ध है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मेनली द बैटल ऑफ सरायघाट। ये बहुत ही अहुम लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ किया, तो वो सब उल्लेखनीय है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों जो बैटल्स है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इटाखोली और सरायघाट। पिछले एपिसोड में हम लोग जो जेनेसिस है, जो रूट कॉज है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत जो खेन डायनेस्टी, जो कमाता किंगडम के 1206 से जो शुरू हुआ है, बख्तियार खिलजी से शुरू होती है। उसके बाद बंगाल सुल्तानेट के फोर्सेस ने जो आदिल शाही डायनेस्टी का वो लोग अटैक करते हैं। फिर नीलम्बर जो है लास्ट खेन रूलर है, उसको हरा के दानियाल हुसैन को बिठा देते हैं। फिर 12 भूइयाँ लोगों ने फिर उनको हरा कर वो दानियाल हुसैन को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद कोच राजवंशी का राज होता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अहुम लोगों का जो एरिया था, टेरिटरी था, वो अपर असम और लोअर असम का कुछ कुछ हिस्सा उन लोगों का मेन टेरिटरीज था। और जो कोच हाजो, ये कोच डायनेस्टी का, इन लोगों का जो दरंग, हाजो, गुवाहाटी और ये सब इन्हीं के अंडर में था। तो ये सब मुगल और जो ये कोच लोगों के बीच में काफ़ी बार युद्ध होता है। फिर कोच हाजो ये लोग फिर अहुम्स का हेल्प लेते हैं, अहुम्स हेल्प करते हैं। तो काफ़ी बार कई सारे युद्ध होता है। और पहला युद्ध जो अहुम एक इंस्ट में होता है वो 1615 में, इसमें अहुम्स लोग जीत जाते हैं। उसके बाद सीरीज ऑफ बैटल्स होता है, जो कोच किंगडम को ही वो लोग अहुम्स लोग हेल्प करते हैं। और लास्ट में जो चंद्र नारायण, पहले महेंद्र नारायण, फिर चंद्र नारायण, फिर सूर्य नारायण, वो दरंग का राजा बनते हैं। वो अहुम किंगडम का वेसल रूलर है। वो लोग दोनों मिलकर मुगल्स के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। तो अल्टीमेटली मीर जुमला का इन्वेजन जो है मुगल लोगों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 1663 में अटैक करते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहली बार बिल्कुल अहुम साम्राज्य में घुसकर वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। पहले क्या था, अहुम टेरिटरीज को का कभी भी मुगलों के साथ अहुम टेरिटरी का हिस्सा गया नहीं था। और सिर्फ वो कोच राजवंशी का ही जो हिस्सा था, जो वैसल किंगडम था अहुम लोगों का, उसी का हिस्सा, कुछ हिस्से मुगलों के हाथ में चला गया था और कुछ हिस्से वापस भी ले लिए थे। लेकिन अल्टीमेटली एक युद्ध हुआ था मीर जुमला ने 1663 में, जो भी अटैक हुए थे मुगल और अहुम के बीच में युद्ध हुआ था। अहुम लोग इस युद्ध में हार गए थे। इस युद्ध में जयध्वज सिंह अहुम राजा था और उस समय एक ट्रीटी साइन हुआ था अहुम और मुगल्स के बीच। वो गिलाघरी घाट, ट्रीटी ऑफ गिलाघरी घाट, मीर जुमला और ये अहुम के बीच में, मतलब मुगल और अहुम के बीच में ये ट्रीटी साइन हुआ था। उस ट्रीटी के अनुसार अहुम के कुछ हिस्से और अहुम के कुछ जो भी फोर्ट्स है, कुछ वो मुगल्स के पास चले गए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अहुम से ही जो कुछ जो टेरिटरीज और किले वो मुगलों के पास चला गया। और बिसाइड्स दैट अहुम लोगों को एक ट्रिब्यूट पे करना होता था मुगल्स लोगों का। तो ये जब हुआ और उसके बाद, क्योंकि ये काफ़ी सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे, अहुम लोगों का पूरा जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और जो भी पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत सारे अहुमों का यहाँ मसकर हुआ था, वीरगति प्राप्त हुई थी जो सोल्जर्स की। तो बिल्कुल एक डिसओरिएंटेड हो गया था अहुम जो साम्राज्य। तो उस समय के जो जयध्वज सिंह, उस अहुम राजा को बहुत ठेस पहुंची और ही डाइड इन डिस्पेयर। वो बहुत दुखी हो गए, उनका मृत्यु होता है। मृत्यु होने से पहले वो चक्रध्वज सिंह को राज्यभार संभालने के लिए बोलता है और उनको बोलता है कि देश के दामन से अपमान का भाला हटा दो। मतलब ये उनका आखिरी लाइन था चक्रध्वज सिंह को। जब चक्रध्वज सिंह राजा बना तो उनका मेन एक ही एम था, किस तरह से ये जो मुगल्स लोग हमारा जो राज्य ले गए, हम वापस छीन ले और हम जो ट्रिब्यूट्स पे करना शुरू किए, ये ट्रिब्यूट्स भी देना बंद करें।
हमारा जो कुछ कुछ किले इनके हाथ में चला गया है वो वापस हमें मिल जाए। और सिर्फ वही नहीं, जो कोच किंगडम में गुवाहाटी और इन सब में बहुत सारे इलाकों में जो मुगलों का राज चल रहा है, जो हमारा वेसल रूलर का ही राज्यों का हिस्सा था, वो भी वहां से भी इनको भगाए। तो ऐसा कैसे करे? तो जैसे चक्रध्वज सिंह राजा बने तो उन्होंने पूरा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम तो वही है, लेकिन किस तरह से वो स्ट्रेटेजी बदल लिया कि किस तरह आगे कैसे युद्ध करना है, पूरा स्ट्रेटेजी बदल ली। तो उन्होंने जो फोर्टिफिकेशंस जो है उसको और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथन किया, नया नया किले बनाए, गैरिसन एस्टेब्लिश किए, गैरिसन फोर्ट्स जो कहा जाता है वो एस्टेब्लिश किए, अपना जो आर्मरी और जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस वो बढ़ाए, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बढ़ाए, जो मतलब पाइक जो है उनका और नंबर्स बढ़ा दिए, और मिलिट्री कमांडर्स इन लोगों का और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और पूरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। इसके अलावा जो एक जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि काफ़ी सालों तक ये युद्ध चलते आए, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन भी उन्होंने थोड़ा सुधारने की कोशिश की। तो ओवरऑल इन्होंने ये सब काम किया और एक नया कमांडर चूज किया। जैसे पहले ये होता था, मेन जो पहला वो होता था बुरांग गुहाएं, बरगुहाएं, उसके बाद बरपात्र गुहाएं, सदियात्मा गुहाएं, मैरंगी खुआ गुहाएं, उसके बाद बरबरुआ, बरफुकन, ये सब आता है। तो उन्होंने वो पूरा जो उनका जो मिलिट्री का जो क्रोनोलॉजी है वो भी चेंज कर दिया। उन्होंने पूरा जो टॉप पे रखा लाचित बरफुकन को रखा, उसके ऊपर में भी 4 कमांडर्स आते हैं, लेकिन लाचित बरफुकन को पूरा कमान संभालने के लिए दे दिया, सुप्रीम कमांडर बना दिया। और लाचित बरफुकन बहुत स्क्रैच से आगे बढ़े। वो बहुत पहले एक छोटा सा फ्यू सोल्जर, जैसे हमने पिछले एपिसोड या उसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो आहूम मिलिट्री सिस्टम में बोरा के हाथ में 20 सोल्जर्स होते हैं, सैकिया के हाथ में 100 होता है। उसके पहले हर जो ऑफिसर्स होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स, उसके लिए बहुत कम मात्रा में, जैसे 100, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे सोल्जर्स होते हैं। लेकिन अभी चक्रध्वज सिंह ने क्या किया, वो पूरा स्ट्रेटेजी बदल ली। उसने पूरा जो कमान है, सुप्रीम कमांडरशिप लाचित बरफुकन को दे दिया। और उन्होंने देखा लाचित बरफुकन का जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी का था। छोटे स्क्रैच से, छोटे पोस्ट से उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाए हर बैटल में, तो इसीलिए उन्होंने उसको दे दिया। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी ने कोई इसके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठाए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था, आहूम राज्य का सिचुएशन ही ऐसा था कि राजा ने जो डिसाइड किया वो सारे लोगों ने मान ली। अभी लाचित बरफुकन ने क्या किया, उन्होंने पूरा अपना नेवल बेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही पूरा मेन टारगेट और मेन जो उनका रणभूमि जैसा मानकर, क्योंकि उनका नेवल बेस को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। क्योंकि अगर युद्ध होंगे, जैसे असम में जब हम बारिश की, मानसून की बात करते हैं, तो बाकी जो देश के बाकी हिस्से में जो भी बारिश होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है असम में। जैसे कम से कम 7-8 महीने साल में बारिश तो होती है आज के दिन में। और इसी तरह जब उस समय जब मुगल की विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात हुई, तब भी उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपुत्र को ही पूरा रण की मेन बेस बनाकर नेवल जो उनका स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया, और पूरा नेवल बेस को और ज़्यादा वो स्ट्रेंथन किया। और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना लिया किसको कहाँ कौन सा पद देना है। जब उन्होंने देखा कि इनका आर्मी पूरा स्ट्रेंथन हो गया, सब कुछ एकदम पूरा, अभी हम मुगलों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए हम तैयार हो गए, तब इन्होंने ट्रिब्यूट्स देना बंद कर दिया। और जब ट्रिब्यूट्स देना बंद कर दिया तो मुगल की तरफ से वो प्रेशराइज होने लग गया कि इस बार का ट्रिब्यूट नहीं आया। और तो लगातार जब प्रेशराइजेशन आ रहे थे, इन्होंने बहुत कड़ी जवाब दिया। और फिर ये लोगों ने क्या किया, लाचित बरफुकन ने क्या किया, आहूम टेरिटरी से गुवाहाटी की तरफ वो बढ़ने लग गए अलॉन्ग विथ हिज आर्मी का पूरा डिविजन्स बनाया, कौन डिवीजन कौन कैसे लड़ेंगे, कौन कैसे मतलब किस तरह लड़ेंगे, वो सारा उन्होंने सुपरवाइज करके पूरा वो मतलब आगे बढ़ने लग गए। उस समय औरंगजेब मुगल राजा था, जब उसको पता चला कि ये लोग एडवांस कर रहे हैं मतलब गुवाहाटी की तरफ, लाचित बरफुकन ने अतन बुरागुहाएं को भी अपने साथ रख लिया। मतलब जैसे वो सुप्रीम कमांडर है, उसको भी उतना ही दर्जा दे दिया कि उनको भी पूरा वो कमांडरशिप का उन्होंने नियुक्त किया उनको, अतन बुरागुहाएं। तो उनके साथ वो लोग आगे बढ़ने लगे। तो ये था मार्च 1667 जब वो बढ़ने लगे थे। जैसे गुवाहाटी पहुंचने वाले थे,
गुवाहाटी पहुंचने के रास्ता था, क्योंकि अहोम के काफी सारे टेरिटरीज, मतलब कुछ टेरिटरीज मुगलों के हाथ में है। तो मुगल वाले जो अहोम वाले जो कैपिटल है, वहां से जब गुवाहाटी तक जाएंगे तभी बहुत सारा एरिया होती है। तो उसमें काफी मुगल एरिया भी है जो मुगल डोमिनियन के अंडर है, जो जो पहले अहोम के पास था। तो इसी तरह गुवाहाटी पहुंचने से पहले काफी सारे जो मुगल आउटपोस्ट थे, मुगल का अंडर में जो भी फोर्ट्स थे वो जीतते गए। तो इसमें से कुछ कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी। बाहाबारी एक जगह है, वो मुगल से वो लोग ले लिए, मतलब मुगलों को हराकर। फिर जो किले की बात करें तो काजली, सोनापुर, पानीखाटी, टीटामोरा, ये सारे किले मुगलों के जो अंडर में थे, ये लोग युद्ध करके ये रिक्लेम कर लिए। फिर ये लोग गुवाहाटी के पास पहुंचने तक 5 मेजर मुगल आउटपोस्ट थे। मुगल आउटपोस्ट में तो लोग यहाँ उनका सेना होते थे, उनका पूरा फैसिलिटी होता था। यहाँ से ये लोग का मतलब यहाँ से वो लोग फाइट बैक कर सकते हैं, इनका सैन्य वहाँ स्थित थे। तो 5 मेजर आउटपोस्ट और कई सारे स्मॉलर आउटपोस्ट मुगलों का था वहाँ गुवाहाटी तक, गुवाहाटी और आसपास के इलाके में। तो फिर उसी इलाके में शाहबुरुज, रंगमहल, जयद्वार, पांडु, ये सब जीत लिए मुगलों को हराकर लाचित बरफुकन ने। फिर उसके बाद देखो, मार्च में शुरू किए थे इन लोगों ने युद्ध मुगलों के विरुद्ध में। तो हमने नाम कितने सारे इन लोगों ने जगह और किले ले लिए थे इनसे। फिर नवंबर 4, 1667 में ये लोग इटाखुली पहुंचे। इटाखुली एक बहुत बड़ा किला है, और इटाखुली में मेजर जो इन लोगों का, मुगलों का जो भी ज़्यादातर सैन्य और इनका आर्म्स, एमुनिशंस, वेपन्स और इनका जो वेल्थ है, फोर्ट ऑफ इटाखुली में है। तो क्योंकि इटाखुली इतना बहुत अच्छे से ये फोर्टिफाइड था, इन लोगों ने लेडर से, ये लोग रात के समय में लेडर से ये लोग फोर्ट के अंदर, लेडर से की सहायता से ये लोग फोर्ट के अंदर चले गए। फिर वो इटाखुली को कब्जा कर लिया। वहाँ के जो भी मुगल से उनको हराया, मार दिया, मसाकर कर दिया, स्लॉटर कर दिया, और मुगल लोग हार गए और इटाखुली को जीत हासिल की। फिर तब तक क्योंकि मुगलों का इतना सारा हार हो गई और मुगलों का काफी सारे सोल्जर्स मारे गए, तो औरंगजेब ने नया रेइंफोर्समेंट्स भेजे। तो इस जो नया रेइंफोर्समेंट्स आए, मानस नदी के पास मनामुख है, तो मनामुख में जो एडिशनल रेइंफोर्समेंट्स जो औरंगजेब ने भेजा, तो वो मनामुख में इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन एक बनाया। वहां वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये लोग जब अहुम्स लोग आएंगे तो वहां विरोध करेंगे। तो वहां का कमांडर, मुगल कमांडर था फिरोज खान, और वहां भी मुगलों ने मनामुख को भी हासिल कर ली। फिरोज खान ने सरेंडर कर दिया। तो जो मानस बॉर्डर है, मानस नदी के पास आसपास का इलाका जो है, वो अहुम के हाथ में आ गया, वहां भी जीत हासिल हो गया। लेकिन ये जीत थोड़े दिन के लिए हुआ, क्योंकि इस बार औरंगजेब को ये पता चला कि ये हर युद्ध को ये लोग जीते आ रहे, मतलब काफी सारे युद्ध। हमने अगर किले की बात करें तो कई सारे किले इनके हाथ में आ गया, और इनका मेन किला जो है इटाखुली, ये भी इनके हाथ में आ गया। और भी छोटे छोटे कई सारे जगह है, इनके मेन एडवांस आउटपोस्ट है, यहाँ से सब मुगलों को हरा दिया। तो मुगल जो सैनिक थे वो बहुत कम हो गए, तो एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट भेजा। मानस नदी के मुंह पे इन लोगों ने अपना फोर्टिफिकेशन बनाया, वहां भी मुगल हार गए। तो अभी सैन्य इनके बहुत कम हो गए। तो औरंगजेब ने देखा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा, अभी नए तरीके से फोर्स भेजना शुरू हो गया। तो अभी इसमें थोड़ा सा गैप आ जाती है, क्योंकि मुगल लोग तो हार जाते हैं और ये लोग फिर गुवाहाटी तक तो पहुंच गए। और भी जो भी मुगलों ने जो भी एरिया ले रखे थे, वो सब भी इनका एम था हम लोगों का कि मुगलों का बिल्कुल सफाया करे। असम में जो कोच राजवंशी ने जो जहां जहां रूल किया था, वहां भी जहां जहां मुगलों का शासन है, वहां मगर मुगलों का पूरा सफाया हो जाए। तो इनका मेजर एरिया तो इन लोगों ने, मुगलों ने वहां हार गए और हम लोगों ने वहां जीत हासिल की। तो अभी क्या किया, औरंगजेब ने जयपुर का राजा राम सिंह, उनको आदेश दिया कि असम की तरफ जाओ और अहुम्स के विरुद्ध लड़ाई करो। तो राम सिंह मेन सुप्रीम कमांडर, उसके अंडर में कई सारे ठाकुर, 21 और ठाकुर थे। और वो जो ठाकुर से उनका अपना अपना जो सैन्य है, वो फिर जो राम सिंह का खुद का है वो 4000 सैनिक थे। फिर उसके साथ साथ 30,000 इन्फेंट्री मैन, 20,000 कैवेलरी, 15,000 इंपीरियल गार्ड्स, 500 मस्केटियर्स, 2000 आर्कर्स,
और 40 नेवल शिप्स, वार बोट्स, ये सब लेके, और इसके अलावा जो 21 ठाकुरों की बात की, तो 21 ठाकुरों का अपना अपना जो सैन्य, तो ये मतलब लाखों के ऊपर आते हैं, और इनका आर्म्स एंड एमुनिशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ने लग गए, क्योंकि लाचित बरफुकन इतना ज्यादा दूरदर्शी था, मतलब इतने यहां तक तो जीत आए, और उनको भी ये लगा कि मुगल्स लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो तो आगे और सैन्य भेजेंगे। तो किस तरह का वो भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, वो दिल्ली में एक स्पाई भेज दिया, दिल्ली में जाकर देखो कि वो कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली से सैनिक चलेंगे तो काफी दिन लगेंगे असम तक पहुंचते पहुंचते। तो उनका सैन्य का स्ट्रेंथ कितने सोल्जर्स, कितने स्ट्रेंथ है, वो जानने के लिए वो इन एडवांस वो लाचित बरफुकन ने किसी को भेजा हुआ था। तो वहां से जब लाचित बरफुकन को पता चला, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसके अगेंस्ट में आहूम लड़ ही नहीं सकते, अगर लड़ेंगे भी तो बुरी तरह हार जाएंगे, और पूरा जो आहूम राज्य है, वहां आहूम के लोगों का क्या होगा, जो राज्य के जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो मुगल है, जो इस्लामी आक्रांता है, आक्रमणकारी है, ये पूरा हिस्ट्री में लेखन है कि किस तरह से वो लोग पूरा जेनोसाइड, मासकर करते हैं, बहन बेटियों को नहीं छोड़ते, उनको सेक्सलेस बनाया दिया जाता है, क्रॉप फील्ड जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो भी इनके हाथ में नोबलमैन, जो भी राजघराने के भी आते हैं, उनका भी मरवा देते हैं, और इस तरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो आहूम लाचित बरफुकन को ये आभास हुआ कि अगर ये हमें ऐसा करेंगे तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू कर दिया, जैसे हमने पहले ही बताया कि चर्चा की कि ब्रह्मपुत्र नदी को रणभूमि का एक बेस बना लेना, और उन्होंने अतान बुरहागोहाई को कहा कि तुम अपने तरीके से सोचो कि क्या किया जाए, क्योंकि हमें हराना है, हमें हारना नहीं है। तो जैसे ही ये लोग आके पहुंचे, असम आके पहुंचे, तो रणभूमि में रण शुरू होने से पहले गरिला अटैक शुरू कर दिया अतन बुरहागोहाई ने। कि हमने शिवाजी के भी हम लोगों ने ये काफी सुना है, उन्होंने भी काफी सारे, उनका जो कमांडर्स है वो लोग गरिला अटैक्स करके ये वाला टैक्टिक्स अपना के बहुत सारे युद्ध को उन लोग जीते। तो ये अतन बरगोहाई भी गरिला वारफेयर टैक्टिक्स यूज करने लग गए। तो सडनली गरिला वारफेयर में क्या होता है, सडनली ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फुल आर्म्ड कभी भी अटैक कर देते हैं, कुछ इन लोगों का एनिमी सोल्जर्स को मार के अचानक गायब हो जाता है, फिर अचानक कुछ समय के बाद या अगला दिन वो लोग हाजिर आ जाते हैं, फिर इनको मार के चले जाते हैं। ऐसे करके वो अटैक एंड रन ये वाला पद्धति अपना के राम सिंह का जो मुगल सोल्जर्स के बहुत सारा नुकसान कर दिए। तो इतने ज्यादा गेरिला अटैक्स हुआ जिसके वजह से जो मुगलों का काफी नुकसान हुआ, और ये ओपनली पूरा युद्ध करने के लिए सामने नहीं आते, और ये युद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं। गेरिला अटैक्स से काफी सीरीज ऑफ गेरिला अटैक्स से इनका काफी नुकसान होता है। तो राम सिंह अल्टीमेटली वो डिप्लोमेटिक टाइज या नेगोशिएशन के लिए वो सामने आता है और कहता है कि तुम्हारा राजा चक्रध्वज सिंह को भेजो, सारे जो सैन्य है वो एक साथ, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैं और चक्रध्वज सिंह दोनों लड़ेंगे, कम्बैट करेंगे, हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जो हारेगा, अगर हम हारते हैं हम वापस चले जाएंगे और सारा हमारा मुगल डोमिनियन तुम्हारा असम का, और तुम अगर हारते हो तो हम तुम्हारा कब्जा करेंगे। तो ये कहते हैं, तो ये पहुंच जाता है चक्रध्वज सिंह के पास ये जो मैसेज। चक्रध्वज सिंह को जब पता चलता है तो वो कहता है, कौन है राम सिंह, ये तो एक कमांडर है, मैं एक राजा हूं, राजा से लड़ाई होती है, युद्ध भूमि में राजा से युद्ध करेगा, औरंगजेब को बुलाओ, उसके विरुद्ध में युद्ध करूंगा। कोई कमांडर या किसका क्या नाम है इसके विरुद्ध में क्यों युद्ध लड़ूंगा नहीं, मेरा तो सैन्य है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और मेरा जो भी मेरे कमांडर्स है वो लोग ही डिसाइड करेंगे। कमांडर्स मतलब लाचित बरफुकन और अतन बुरहागोहाई। जब राम सिंह ने यह सुना तो उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ। तो इंसल्ट फील हुआ तो अभी क्या करें, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने, जो लाचित बरफुकन है, उन्होंने भी यह सोचा कि हम रणभूमि में लड़ते हैं। तो रणभूमि में क्या हुआ, जहां जिस बैटलफील्ड में तय हुआ कि यहाँ रण होंगे, वहां ट्रेंचेस बनाए। ट्रेंचेस का मतलब है जो अंडरग्राउंड एरिया क्रिएट किया, जिसके अंदर जो आहूम सोल्जर्स वहां नीचे छुपे रहते हैं। जैसे ही उनका कुछ आहूम सैनिक वीरगति प्राप्त होती है तो वो वहां से फ्रेश
सोल्जर्स निकल आते हैं। तो ये ट्रेंचेस का पूरा उन लोगों का अपना वो बना लिया। और जो इन लोगों ने, लाचित बरफुकन ने और एक स्ट्रेटेजी अपनाया। उन्होंने जो सामने वाले, जो वैनगार्ड में जो भी सैन्य है, उनको ब्राह्मण की पोशाक पहना के उनको सामने उतार दिया। और फिर राम सिंह ने क्या किया, क्योंकि उनको ये इंसल्ट फील हुआ, तो उन्होंने, एक लेडी है मदनावती, एक वॉरियर लेडी है, उनको एक मेल की पोशाक में सामने खड़ा कर दिया। पूरा सैन्य जो है वो लीड करने के लिए छोड़ दिया। और उनको यह लगा कि अगर अहोम्स जीत जाते हैं तो उनको इंसल्ट होगा, क्योंकि एक औरत के विरुद्ध में लड़के वो जीत हासिल हुआ है। तो वो जो इंसल्ट का बदला ले रहे, वो तो मुगल अहोम कॉन्फ्लिक्ट को वो छोड़ो, वो अलग ही चल रहा है। वो तो उनका जो मन में एक वो रिवेंज का भाव उठा कि अगर अहोम्स लोग जीतते हैं तो औरत को मार के जीतेंगे ये लोग। तो उनको इस युद्ध में अगर जीतते हैं वो लोग, तो फिर अहोम राजा को फिर उनको बेइज्जती होगी कि देखो एक औरत के विरोध में युद्ध करके तुम जीते हो। तो ये क्या बात हुई। तो ये चल रही थी। तो युद्ध हुआ रणभूमि में। तो युद्ध भी कई दिन हुआ। पहला युद्ध जो है, जो मदनावती वो जीत जाती है। दूसरी वाले युद्ध में अहोम जीत जाती है, मदनावती खत्म हो जाती है। फिर तीसरा युद्ध होती है। और जो अहोम लोग युद्ध इसलिए जीतते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी जो अपना है, मैंने जो कहा ट्रेंचेस जो लगा रखे हैं, उसमें से वो लोग निकल आते हैं। तो ऐसे युद्ध ना चलते रहती है। तो राम सिंह को भी पूरा वो परेशान हो जाता है कि ना, मतलब फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा है, बीच में दोनों बीच में लटक रहे हैं। तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, नेगोशिएशन के लिए कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं। इवन वो ये भी कोशिश किया कि इनके तरफ के जो भी कमांडर्स है, सबऑर्डिनेट कमांडर्स है, उन लोगों को मतलब ब्राइब करने की कोशिश की कि तुम हमारे साइड आ जाओ, तुमको ये दे देंगे, ये सूबेदार बना देंगे, कुछ मुगल कमांडरशिप में बहुत बड़ा पोस्ट दे देंगे, जगह दे देंगे, इस तरह का बहुत। लेकिन हम लोग कुछ बात माने नहीं, तो वो फेल हो गया। अल्टीमेटली जो युद्ध हुआ, तो दोनों के युद्ध होते होते मैंने लाचित बरफुकन ने ये डिसाइड किया कि इनको बिल्कुल ब्रह्मपुत्र पे लाया जाए। पहले तो लैंड भूमि में युद्ध हुई, भूमि में होते तो रिट्रीट करने लग गए माहूम थोड़ा सा, कि उनका स्ट्रैटेजी, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी था ताकि वो बिल्कुल नदी में आ जाए। और नदी में भी सरायघाट नदी, जो सरायघाट ब्रह्मपुत्र का सरायघाट एरिया, वो है जो नैरो स्ट्रेच है। ब्रह्मपुत्र तो बहुत बिगेस्ट जो विद और बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबसे बड़ा नदी। तो इसका एक नैरो स्ट्रेच है सरायघाट के आसपास। तो वहां तक मतलब मुगल्स लोग आए। तो वहां ये क्या करता है, लाचित बरफुकन पूरा तैयार होता है। तब तक लड़ाई, अचानक लाचित बरफुकन बीमार पड़ जाता है और वो युद्ध करने की क्षमता नहीं होती है उसको कि युद्ध भूमि में कैसे युद्ध करे। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो लोग मुगल्स लोग आगे बढ़ के आ रहे, नेवल फोर्स बहुत स्ट्रांग है मुगलों के पास। उस टाइम बारिश भी हो रही थी। और जो लाचित बरफुकन है, इन्होंने क्या किया, उस इलाके में मड एम्बैंकमेंट्स, जो डैम्स होता है मड का, क्योंकि नैरो स्ट्रेच है, उसमें मड, रातों रात वो मड तैयार करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो खुद बीमार थे। तो वो इटाकुली फोर्ट के ऊपर से वो नीचे देख रहे थे कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने मामा को वो सौंप दिया कि सुपरवाइज करने के लिए, जो है तुम देखो। तो बीच में देखा कि उसका मामा थक रहा हूँ, तो ये कल कर लेंगे बोल के वो छोड़ के चला जाता है। जब उसको पता चलता है, वापस वो आ जाता है, बीमार हालत में वो आ जाता है और अपने मामा का गला काट देता है कि देश से बड़ा मामा नहीं होता है। तो एक कहावत असम में है, देखो कोई मुमाई डांगोर न होए, असमीज में कहावत है। तो हमारे देश से मामा बड़ा नहीं है। तो उनके उस मामा का गला काट देता है वो तुरंत, और वो खुद वहां रहे कि वो एम्बैंकमेंट पूरा रातों रात तैयार हो जाता है। तो अगला दिन, जैसे वो खुद ही बीमार है, पूरा बुखार है, और मतलब उसका स्थिति ही नहीं है कि वो युद्ध लड़े। और क्योंकि लाचित बरफुकन खुद नहीं लड़ रहे थे पिछले 1-2 दिन का युद्ध में, तो अहोम फोर्सेस जो है वो डिमोरलाइज हो रहा था, क्योंकि मेन जो कमांडर तो वही थे, लाचित बरफुकन, और जो भी मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, ये सब लाचित बरफुकन ही करते थे। तो ये अहोम जो फोर्सेस है, सोल्जर्स है, वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे थे। फिर लाचित बरफुकन ने देखा मैं बीमार, क्योंकि मुगल लोग पहुंच गए, कल युद्ध होगी, अगर मैं बीमार होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो हम हार जाएंगे। तो इसीलिए लाचित बरफुकन ने क्या किया, उन्होंने कई सारे लोगों को, अभी पानी में उतरना है, नेवल बोट्स में भी उतरना है, और वैसे स्विमिंग करके भी लड़ाई करनी है।
तो स्विमिंग करने के लिए लोग उतर नहीं रहे थे, तो उन्होंने खुद पुश किया काफी लोगों को और खुद ही पानी में चला गया खुद भी। और मुगल्स लोग भी उधर से आए, वार बोट्स, और तब ये युद्ध हुआ। तो वो बीमार होकर युद्ध लड़े, जो युद्ध में आहुम्स लोग जीत जाते हैं, और आहुम्स लोग जीतते, मुगल बुरी तरह हार जाते हैं, और फिर मुगल्स लोग वहां से राम सिंह भी रिट्रीट कर लेते हैं। तो रंग महल वह मतलब पीछे पीछे रिट्रीट करते करते पूरा सफाया कर देते हैं, ये मुगल्स लोग बिल्कुल भाग जाते हैं। पूरा असम का जितने भी पूरा टेरिटरी जो है वो आहुम्स लोगों के हाथ में आ जाते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ सरायघाट, तो ये तो बीच बीच में बहुत डिटेल्स है इसके, इस युद्ध के बारे में इन डिटेल अगर चर्चा करेंगे तो पूरा एक दिन भी कम है। तो इन शॉर्टकट जो मेन इवेंट्स है हम लोगों ने वही चर्चा किए हैं। तो इस युद्ध में अगर लचित बरफुकन अगर पूरा वो स्ट्रैटेजी ना बनाता, उन्होंने वो जो जैसे उनका ये आइडिया था कि ब्रह्मपुत्र में ही जो रणभूमि जो मेन बेस है वो ब्रह्मपुत्र में ही बनाना है, उसके पहले जो ट्रिब्यूट्स देना बंद करना, फिर सारे सैन्य के साथ आगे बढ़ना, फोर्ट्स वगैरह वापस हासिल करना। जैसे इटाकुली फोर्ट जो मेन एडवांस आउटपोस्ट है मुगलों का, वहां बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन वेपन्स मुगलों का था, वो सब आहुम के हाथ में आ गया, तो ये एक एडवांटेज हो गया था। तो इस तरह के इन स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करते 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 लास्ट में सरायघाट में वो युद्ध हुआ। सरायघाट में जब युद्ध हुआ था तब लाचित बरफुकन बहुत बुरी तरह बीमार था, लेकिन देश बड़ा है तो बीमार की हालत में अगर पीछे रह जाएंगे तो वो युद्ध शायद वो हार भी जाते। इसीलिए वो बीमारी हालत में भी जो अपने साथ के जो भी सोल्जर्स है उन सबको मोटिवेट करते हुए उन्होंने रणभूमि में मतलब नेवल रणभूमि में कूद पड़े और मुगलों को हरा दिया। और सिर्फ हराया ही नहीं, उनको भगाया पूरा, और पूरा असम से ही पूरा उनका मुगलों का नामो निशान खत्म कर दिया। तो इसके बाद लाचित बरफुकन कुछ महीने मतलब ज्यादा समय नहीं होता उनका मृत्यु हो जाती है, मतलब युद्ध के घाव से नहीं, उनका कुछ बीमारी होता है, वो बीमारी से उनका मृत्यु हो जाता है। तो लाचित बरफुकन का जो भाई है उनको गुवाहाटी का मतलब मेन देख रेख करने के लिए उनको दिया जाता है बरफुकन को। लेकिन कुछ साल बाद वो बरफुकन उस आउटपोस्ट से वो बहुत लेथार्जिक और मतलब वो रही बारी वो नहीं आता, और उसमें कुछ जैसे कुछ साल तक ऐसे बीत गए, हम लोगों को भी ये लगा कि हम तो पूरा जीत गए, मुगल अभी कभी आएंगे ही नहीं। तो ये बरफुकन भी थोड़ा आलस करके वो आउटपोस्ट छोड़ के अपना चला गया। तो जैसे ही मुगलों को पता चला वो आके आउटपोस्ट वो हासिल कर लिए, तो वापस फिर वो इटाखुली हासिल कर लिए, तो वापस फिर से युद्ध हुआ, फिर वो इटाखुली में फिर हम लोग जीत गए। तो इसके बाद इटाकुली के साथ पूरा मुगल और आहम कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती है। माइनर थोड़ा थोड़ा होता है, वो इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लास्ट जो मेन बैटल है वो बैटल ऑफ इटाकुली, और इस बैटल के साथ मुगल लोगों का बिल्कुल ही सफाया हो जाता है आहम किंगडम से। तो नॉर्थ ईस्ट की पूरा बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बीच बीच में जो भी मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की है, जैसे कि लाचित बरफुकन को किस किसने साथ दिया, नागालैंड के लोग ने साथ दिया, फिर गारो जो मेघालय के लोग ने साथ दिया, फिर दरंग, इस तरह से बहुत सारे छोटे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सारे इलाकों का जो भी किंगडम से छोटे छोटे सब लोगों ने, जयंतिया हिल्स यहाँ के राजा लोगों ने भी साथ दिया, तो सब लोगों ने साथ दिया। तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन, सारा नॉर्थ ईस्ट मिलकर मुगलों के विरुद्ध लड़ाई किया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में आहुम्स लोगों के अंडर में बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट इस युद्ध में लड़ाई किए और अल्टीमेटली आहुम्स लोग जीत गए। तो हम लोग जब इतिहास की टेक्स्ट बुक्स में, नेशनल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, तो हम लोगों ने लाचित बरफुकन के बारे में तो पढ़ा नहीं, आज के दिन में शायद थोड़ा बहुत फुट नोट भी इंक्लूड किया गया हो, रीजनल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब हम ये बैटल की बात करते हैं, मुगलों की जो भी बैटल्स है, हम मुगलों की तो बहुत इन डिटेल बताया जाता है कि मुगल पूरा भारत में राज किया था, इन लोग बहुत उदार, अकबर द ग्रेट, इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, लेकिन इनके हार के बारे में तो बताया नहीं क्या। और ये लोग जो ऑट्रोसाइटिस किए थे, जो भी इन लोगों ने जो जेनोसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और ये सब जो किए थे, इसके बारे में तो जिक्र है ही नहीं। तो एक बहुत ही वन साइडेड और डिस्टोर्टेड नैरेटिव हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, वही पढ़ के हम लोगों का जो 4 जनरेशंस एटलीस्ट 1947 की बाद से अगर हम बात करते हैं आज तक,
हम लोग एक वन साइडेड डिस्टोर्टेड नैरेटिव पे पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये लाचित बरफुकन का जो ये बैटल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से बिल्कुल असम में थोड़ा सा समय तक मुगलों का शासन रहा और बिल्कुल आहूम लोगों ने बिल्कुल उनका सफाया कर दिया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि इस तरह से मुगल लोगों का जो मिलिट्री फोर्स का क्या स्ट्रेंथ है, और लाचित बरफुकन खुद ही बौखला गया था कि ये ऐसे इनके विरुद्ध हम लड़ेंगे कैसे, हमारा स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब भी हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए। जो नया सिलेबस अभी गवर्नमेंट की तरफ से नया सिलेबस की बात होती है, तो इसमें लाचित बरफुकन जो बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो आहूम्स के इस श्रृंखला पे ये 9वां एपिसोड के साथ हम ये श्रृंखला समाप्त करते हैं। और आगे आपसे और इतिहास के बारे में इस तरह से चर्चा जारी रहेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।